इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सीधे सीधे पढ़ाया हुआ था और मैंने एग्जाम्पल भी इसी के लिए लिए थे। हाँ जी, जल्दी बताओ कौन, बस एक लाइन वाली बोल दो जो मुझे सही है। क्यों भैया, ये भूस्खलन, भूस्खलन एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ठीक है, एक जो हमारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बहुत बड़ा प्रतीक है। अब क्यों हुआ था, अभी क्वेश्चन देखो जरा, पहले क्वेश्चन का सोर्स कौन लोग जानना चाहोगे? क्वेश्चन का सोर्स ये था कि अभी हाल ही में आपने देखा, मैंने हिमाचल वाली घटना जिसमें वो डॉक्टर दब के मर गई थी, क्लास में पढ़ाई थी, याद आ रहा है? उसी दिन पढ़ाया था, स्लोप पढ़ाया था, कितनी तरह की क्रीपिंग होती है वो पढ़ाया था, कितने तरह के हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं वो सारा पढ़ाया था। अब जरा तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इस साल हमने देखा केरल में भी आपने देखा क्या हुआ था एक पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया, हिल, और उसमें कई लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र में भी जो सह्याद्री का रीजन है, जो पश्चिमी घाट उसको सह्याद्री कहते हैं, वहां पर भी हुआ था। वहां पर जो है इतनी पानी बरसा था, मिट्टी लिसलिसी होकर, मैंने एग्जांपल बताया था कि 9 से या 11 लोग जो है उसमें दब के मर गए थे, याद आ रहा है? एग्जैक्टली वहीं पर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिमाचल हो गया, शिमला हो गया, पहाड़ कट कट के नीचे गिर रहे हैं और वहां बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड। आपने देखा बहुत बड़ी भयानक भयानक घटनाएं हुई। तो यूपीएससी, मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे नए बच्चे हैं सुन ले, या जो बहुत और अभी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उस शब्द का नाम है स्टैटोडायनेमिक। स्टैटोडायनेमिक मंत्र बना लो इसको अपने जीवन का, अगर मेंस में अपना मास्टरी करना चाहते हो। स्टैटोडायनेमिक प्री में भी अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टैटो का मतलब होता है, जैसे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप लोग को लगता है अरे सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, अभी जैसे कई बच्चा पूछ रहा था, अरे सर ज्योग्राफिया कब से शुरू करेंगे, हो गई है शुरू, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत गंभीर स्तर पर चल रही है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान सबसे पहले कर रहा हूं। एक बार न्यूज़पेपर, सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका कमांड हो जाए, बचेगा फिर मेरे पास क्या, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अभी हाल में क्या चल रहा है। तो हमें लगता है कि ज्यादातर जो है संस्थानों में यह बताया जाता है कि पहले ये पढ़ लो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, ये सब पढ़ लो, ये वाला जो है हम लास्ट में 15 दिन की क्लास चला के करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे। बोलो हाँ ऐसे ही होता है, करंट अफेयर्स की क्लास चलेंगी, ऐसे करंट अफेयर्स की क्लास चलेंगी और उसमें कवर करा दिया जाएगा। इस पर पूरा फोकस करके रखिए। करंट अफेयर्स होता ही नहीं है यूपीएससी में, ना तो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कन्वेंशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी पूछता है स्टैटोडायनेमिक, यानी अभी जो हाल में चल रहा है वो ये कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग। देयर इज अ टू डिफरेंस होता है। एक होता है डू यू हैव इंफॉर्मेशन, तो यूपीएससी बाकी सभी एग्जाम में पूछता होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, वो पूछता है डू यू हैव इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास सूचना है। तो सूचना का मतलब हाँ क्या हुआ, बोले अरे वो पहाड़ गिर गया, भूस्खलन आया, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, बोला क्या हुआ सर, भूस्खलन आ गया, सर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुए, दिस इज इंफॉर्मेशन। डू यू हैव इंफॉर्मेशन, यूपीएससी कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, तुमसे कहता है क्या तुम्हें इसकी समझ है। अब जरा समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा सीक्रेट तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक डू यू हैव इंफॉर्मेशन, तो हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए सब कुछ है। यूपीएससी कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यार लैंडस्लाइड हुई, तो अब यूपीएससी कहता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने वर्ड पढ़ा लैंडस्लाइड हुई, ठीक है, इसने पढ़ा कि भूस्खलन हुआ, क्या ये जानता है कि इस भूस्खलन का कारण क्या है। इसने समाचार में पढ़ा कि हिमाचल के पहाड़ दरक गए, हिंदी में तो कई बार इस तरह पहाड़ दरके, जंगल हिले, इस तरह के टाइटल वो हिंदी में दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहाड़ दरके, भूस्खलन हुआ, क्या वो इसकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मुझे समझना है, मुझे समझना। एक होता है मेरे पास सूचना है, तो सूचना के लिए हाँ बता दिया भूस्खलन है, आपने पढ़ लिया। तो ज्यादातर बच्चे लगते हैं कि जो सूचना उनको मिल गई वही उनकी नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है यहां पे, कि आखिर ये भूस्खलन होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण है और ये क्या इफेक्ट या प्रभाव छोड़ता है। तो ये जो स्टैटोडायनेमिक होता है, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि अच्छा ठीक है, करंट में जो चला तुम उसके लिए अपडेट हो, हाँ अपडेट हूं। क्या तुम बता सकते हो कि इस करंट के पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्योंकि उसको तो छांटना है ना तुम्हें, इंफॉर्मेशन वाले और नॉलेज वाले स्टूडेंट के बीच में उसको छटाई करनी है। तो कैसे करेगा, एक हो गया हाँ क्या हुआ, बोले भूस्खलन हुआ, अरे याद कर लिया, 4 पहाड़ दरके हैं, मैंने याद, जब मैं चोटियां तक याद कर रखी, स्टेट याद कर रखे, कहां कहां पहाड़ दरका है। कई बच्चे इस तरह से करते हैं, बोला पूरा याद है भाई साहब, पूछो कौन, नाम बता दूंगा किस किस स्टेट में कितनी कितनी मिट्टी नीचे आई, ये तक बता देंगे। लेकिन सवाल है कि जो भूस्खलन हुआ है वो भूस्खलन प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लैंडस्लाइड, क्या डिफरेंस होता है, सॉइल क्रीपिंग और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, रॉकफॉल और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों का नेचर यहां अलग मुझे दिखाई पड़ रहा है और यहां अलग मुझे दिखाई पड़ रहा है।
यहां काफी हद तक मैंने देखा कि सॉइल क्रीप कर गई थी, यहां मलबा अवधाव हुआ था और यहां भूस्खलन हुआ था, क्योंकि यहां पर हाइट हमें ज्यादा थी। जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरे से ढाल का सिद्धांत पढ़ा होगा उनको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप मेरे से पढ़ा होगा उनको कतई नहीं इसमें दिक्कत आ रही होगी। यस, ये देखो आ गया आंसर, आ गया धाए से, वो तुरंत अपडेट रहते हैं इसको लेके। सो दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर आप समझने की कोशिश करो। सो यहां इंफॉर्मेशन से केवल काम नहीं चलेगी जब तक आप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाओगे। इसको बोलते हैं स्टैटो डायनेमिक। तो भैया करंट वरंट नहीं पूछा जाता, यहां कहता है करंट भी है तो इसका बेसिक जानो। बेसिक जब पढ़ रहे हो तो बोला इसको करंट से अपडेट करो। तो ये इस बार का क्वेश्चन आया। क्लियर? और इन दोनों के बीच में एक बारीक सा अंतर है, इसीलिए इसने क्या लिखा, विभिन्न कारण। ठीक है, इसने विभिन्न कारण पूछा है। का अंतर स्पष्ट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब आपका ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आप जाएंगे, ये सारी बुकलेट अवेलेबल है, खुद से क्वेश्चन करिए और इसमें मुझे बताइए कि इसमें आपके कितने पॉइंट सही हो रहे हैं खुद से करने में। अब आगे आ जाते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं आज लैंडस्लाइड में, कारण क्या क्या हो सकते हैं आप मुझे सोच के बताओ। और उन पॉइंट्स को लिखो, यहां तुम्हें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है। कह रहा है, लो आ गया आखिर, सिलेबस में था ना कि हमें संसाधनों के बारे में पढ़ना है। कह रहा है डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, सभी स्टूडेंट को याद है। तो पैंजिया पैंथालासा जब पढ़ाया था तो पैंजिया से अलग हुआ, ठीक है। और मैंने कहा था कि यार वैगनर और ये सारी चीजें एक साथ कभी हमेशा वो आपको देखने को मिलेंगी। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वहां से अलग हुआ और गोंडवाना लैंड का मैंने आपको पढ़ाया था, आपको लिखाया भी, आपके नोट्स में भी दिया होगा कि भारत का 90% कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। तो उसको जो है गोंडवाना का हम लोग हिस्सा कहते हैं उसको, गोंडवाना रॉक्स में, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। Despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contribute much less to its gross domestic product. In percentage, discuss. चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान करते हैं। खनन उद्योग मोस्टली कोयला हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, जो हम भी हमारे गोंडवाना की चट्टानों में, जैसे वही दक्षिण अफ्रीका देखो हीरे में कहां तक पहुंच गया है। अच्छा, इसका जवाब कोई भी मुझे दे दे, कोई भी दे दे। जब मैंने कोयला पढ़ाया था खासतौर पर पुराने स्टूडेंट की, कि भारत में माइनिंग को लेकर मैंने बताया था कि भारत में अच्छी क्वालिटी का कोयला क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्या उसमें दिक्कत होती है, और हम बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकली बॉटल नेक में फंसे हुए हैं। कौन मुझे बताएगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? गोंडवाना लैंड के देशों में कह रहा है कि भाई भारत प्राचीनतम कोयला है, ये कोयला पुराना होता चला जाता तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती, उतना ही बेहतर हो जाता, उतने ही अच्छे हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो माइनिंग इंडस्ट्री है ना, वो हमारी जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं करती है। तो कहता है कि बताओ क्यों क्यों? क्यों? शाबाश, आ रहा है, बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1। तो मैंने आपको बताया था भारत में कैप्टिव प्रकार की खुदाई होती है, अंग्रेजों के समय चला आ रहा है। तो उसमें मैंने बताया था ना, ये जैसे किसी बच्चे ने लिखा नक्सलवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या इस टेक्नोलॉजी के जन्म है। क्या होता है कि हमें जब खुदाई करनी, हमें माइनिंग करनी होती है ना, तो हम बड़ी दूर तक लोगों के खेत जंगल उजाड़ देते हैं, क्योंकि हम कैप्टिव खुदाई करते हैं। याद आ रहा है वर्ड? किसको किसको याद आ रहा है कैप्टिव खुदाई? तो हम क्या होता है बहुत विस्तार में खुदाई करते हैं, जबकि खुदाई हमें क्या करना चाहिए, डीप माइनिंग करनी चाहिए थी। हमें कम क्षेत्र में ज्यादा गहराई में खुदाई करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जितना आप गहराई में जा पाओगे कोयला उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बिटुमिनस टाइप का कोयला हमें मिलना शुरू होगा। अगर आपने देखो कोयले में कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। और जितना हमारे यहाँ क्या होता है, वही अंग्रेजों के जमाने में जो है खुदाई चल रही थी, हम कैप्टिव माइनिंग करते हैं, वो बड़ी जो है बड़े विस्तार में करते हैं। तो हमें क्या करना, आदिवासियों को उजाड़ना पड़ता है। तो जब जिन आदिवासियों को निकालते हैं वो हमारे खिलाफ क्या होते हैं, बंदूक उठा लेते हैं। तो नक्सलवाद को तो सरकार खुद जन्म दे रही है, वनों को काट रही है, उनकी मिट्टी को खराब कर रही है, उनके जीवन को खराब कर रही है।
और सबसे बड़ी बात है, इससे जो हमें जो खनिज मिलता है वो बहुत ही अच्छे किस्म का नहीं होता, और कुछ समय बाद वो माइंस क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इंफीरियर टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, इसका भी सबसे बड़ा कारण। दूसरा, हमने बहुत लंबे समय तक हमने एक माइनिंग नीति ही नहीं बनाई थी। हमारे यहाँ कोई खनिज खनन नीतियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, वो भी हमने ज्यादातर राज्यों के हिसाब से दे दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि जो खनन करने वाली कंपनियां, मान लो जैसे कोल इंडिया हो गई या तमाम, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंफीरियर होती चली गई। मैं तो वहां पे ट्रेनिंग किया, मैं जानता हूं कि वहां पे क्या स्थिति रही है। तो वहां पे क्या होता है कि, और धीरे धीरे इसमें जो माफिया थे, चाहे कोल माफिया, माइनिंग माफिया, आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में आते चले गए, और सरकार से वो राजस्व को क्या करने लगे, लीक कराने लगे। तो टेक्नोलॉजी की कमी, इस तरह की कंपनी जो नॉन कॉम्पिटेटिव थी, सरकार का इसमें एकाधिकार काफी लंबे समय तक बना रहा, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट रहा। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली जहां जहां रही, तुमने देखा कि उसमें क्या हालत हुई है। गवर्नमेंट ने फिर उसमें सुधार करने बंद कर दिए थे, और उसमें लीकेज के जो है वो सोर्स शुरू हो गए थे। तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारे खनिजों का जो है वो या तो चोरी, या तो किसी एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा था, जो सरकार के साथ मिलजुल कर पैसा देकर अपना काम चला रहा था, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ था। राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी ने पूछा, सर पता होते हुए भी इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्यों नहीं करता? इंडिया कहां करेगा, इंडिया बाबू कहां करेगा? ठीक है, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज जरा न्यूज़पेपर जरा देखो तो, शाबाश। चलो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 21 करोड़ की आबादी है, कई देशों से ज्यादा की आबादी। जरा देखो बेटा, बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि कौन सा कैंडिडेट किस जाति का है। आजादी के 75 साल हो गए, कल आपने अपना गणतंत्र दिवस मनाया 73वां। ठीक है, अब भैया मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ, इतनी समय के बाद तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये सब क्या है ये? ठीक है, जाट को वोट देना है, फलाने को वोट देना है, वो बनिया कैंडिडेट है, वो ब्राह्मण कैंडिडेट है। आजादी के 75 साल बाद तुम जो है वो इतनी बड़ी आबादी वाला, और हर जगह यही चल रहा है यार, हर जगह यही चल रहा है कि जब तुम सरकार चुनने की बारी आती है तो हम कहां बात करते हैं कि हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज वी हैव, कितनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। आज से पहले तुम्हें जब ये कैप्टिव नहीं पता था, तुमने कभी प्रश्न पूछा था ये? आज क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? अगर तुम्हें आज से पहले, तुम्हारी 21 साल या 20 साल एज हो गई है, तुम्हें आज तक नहीं पता कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद हम कोयला नहीं निकाल पा रहे, तो देश की बहुत बड़ी आबादी आईएएस की तैयारी नहीं करती है, तो उसके तो वो तो सोते हुए की हालत में, उसको क्या पता कोयला कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हमारे पास, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हमें प्रकृति ने बेहिसाब जो है वो दे रखी है धन दौलत। तो जब भैया तुम्हारी ये हालत है, तो तुम जरा अंदाजा लगाओ कि झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, बिहार का बच्चा वो क्या जानेगा क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ इलेक्शन जातियों के आधार पे होते हैं, तुम्हारे यहाँ धार्मिक क्षेत्रीय आधार पर इलेक्शन होते हैं। तुम उस सरकार से कैसे उम्मीद करोगे कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन ले आ देगी? और या जो इतना बड़ा जो धन बल, बहुत बड़ा बाहुबली इसमें लगे होते हैं, गैंग ऑफ वासेपुर तुमने देखा होगा, तमाम पिक्चरें देखी होंगी, इतना पैसा लगा, वो पैसा उसको कौन अपने गले में घंटी कौन बांधेगा? राजनीति में नियमों के सुधार करने का मतलब होता है अपने गले में घंटी बांधना। कौन बांधेगा भाई? सारा सोर्स ऑफ इनकम वहां पर है उनके पास, भारत की अकूत संपदा तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम क्वेश्चन पूछोगे नहीं, और जब तुम क्वेश्चन पूछोगे नहीं, वो सारा अकूत संपदा बट रही है, आराम से बट रही है। कोयला घोटाला भूल गए भारत में, कोलगेट। तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है तो हम प्रश्न पूछते नहीं है। और लोकतंत्र में जब तक आप प्रश्न पूछोगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक दबाव नहीं बनाओगे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो तुम 75 साल बाद ये देखो, न्यूज़पेपर में है, ये हमारी असलियत है बेटा। हम बाहर कितना राष्ट्र राष्ट्र करें, जब मामला अपने पे आता है तो फिर, और जब मुझे पता है कि मुझे मेरी जाति, मुझे मेरे क्षेत्र, इस पर मुझे नोट मिल जाएगा, तो मैं इनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर दूंगा। आखिर खनन के पट्टे किसको बांटे जाएंगे? अपने लोगों को बांटे जाएंगे ना। चलो, समझ गए?